फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अड्डा पब्लिकेशन का म्यूजिक का सेट नंबर 30 करेंगे और 29 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, आप आराम से अपना कंप्लीट कर सकते हैं बाकी सेट को। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न हुई है। तो मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न हुई है फ्रेंड्स? तो ये हुई है आपको कितनी? तो 3 हुई है। कौन कौन सा हुई है ये बता दीजिए। तो ये हो जाएगी मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियों का नाम क्या हो जाएगा? गांधारी। फर्स्ट गांधारी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा मध्यमा और थर्ड हो जाएगा आपको क्या? पंचमी। ठीक है, ये तीनों जातियाँ जो हैं मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियों में आती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? तो गंधारी जाति जो है ये मध्यम ग्राम से ही उत्पन्न होती है, अभी हम लोग देखे थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? तो धैवती जाति जो है ये सडस ग्राम की जाति है। ठीक है, कौन सी ग्राम की है? सडस ग्राम की जाति है धैवती। नेक्स्ट है हमारा, आंध्री जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है? आंध्री जाति जो है ये किन 2 जातियों से मिलकर बनी है फ्रेंड्स? तो ये मिलकर बनी है आपको गांधारी और आर्सवी। किस किस से? गांधारी और आर्सवी से बनी है आपको आंध्री जाति। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, साडजी तथा आंध्री की उत्पत्ति होती है जाति के मिश्रण से किस जाति? अच्छा, तो ये पूछ रहा है आपको साडजी तथा आंध्री की उत्पत्ति किस जाति के मिश्रण से होती है? तो ये हो जाएगी आपको क्या हो जाएगा आंसर? तो सरज कैसिकी हो जाएगा, सरज कैसिकी। नेक्स्ट है हमारा, जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? तो जातियों के लक्षण पूछ देगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जातियों के लक्षण माने गए हैं आपको 10। 7 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? तो विदेशी में जाति के लक्षण कितने हैं? 10 ही हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जाति गायन का प्रचार किस काल में हुआ था? तो जाति गायन का प्रचार हुआ था भरत के काल में। ठीक है, भरत के काल में। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था? तो जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को कहते थे हम लोग ग्रह स्वर। कौन सा स्वर? ग्रह स्वर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग, जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर क्या कहलाता था? तो जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर कहलाता था आपको अपन्यास। क्या कहलाता था? अपन्यास। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता था वह क्या कहलाता था? तो जिस स्वर पे जाति गायन का समापन होगा वह स्वर कहलाएगा आपको क्या? तो वह स्वर कहलाएगा न्यास का स्वर। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है? तो स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग तान। 13 नंबर क्वेश्चन है, भरत के अनुसार औडव एवं साडव स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो भरत के अनुसार औडव तथा साडव स्वर सप्तक कहलाता है क्या? तो तान। 14 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितने प्रकार की तानों का वर्णन किया है? तो महर्षि भरत के अनुसार कितने ताने हैं टोटल? तो ये हो जाएंगे आपको टोटल कुल मिला के पूछ लेगा तो हो जाएंगे 84, 84। ठीक है, 84 ताने। जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम लोग सपाट तान। 60 नंबर क्वेश्चन है, अचरक तान में क्या होता है? तो अचरक तान में हर स्वर 2 बार लिया जाता है। अचरक तान में क्या होता है? हर स्वर को कितना बार लिया जाएगा? 2 बार लिया जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का उपयोग होता था? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का प्रयोग होता था? तो ये होता था आपको खंड मेरु प्रणाली का
प्रयोग। किसका? खंड मेरु प्रणाली का प्रयोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, तान के अनेक स्वर प्रस्तारों में से किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपको नष्ट कहलाएगा। 19 है, सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? तो सपाट तान का दूसरा नाम है सरल तान। ठीक है, सरल तान। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, इसमें पूछा गया है संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? संगीत रत्नाकर में सारंगदेव द्वारा कितने गमक कहे गए हैं फ्रेंड्स? तो ये कहे गए हैं कितने? 15 गमक। 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मींड को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मींड को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है, आपको बताइए फ्रेंड्स, प्लावित गमक के नाम से जाना जाता है। 22 है, त्रिभिन्न गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिभिन्न गमक को आधुनिक समय में किस गमक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको पुकार के नाम से। ठीक है, कौन सा नाम से? पुकार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर, प्राचीन विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो प्राचीन विद्वानों ने आपको 9 रसों का वर्णन किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या मानी है 11। 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस नए माने हैं? तो 2 नए रस कौन कौन से माने हैं आधुनिक विज्ञान ने? तो ये भक्ति और भक्ति तथा वात्सल्य रस जो है, ये नए रस 2 माने गए हैं आधुनिक विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांत रस का अस्थायी भाव कौन सा है? तो शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। 27 है, किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो ये श्रृंगार रस हो जाएगा। 28 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका रति। नेक्स्ट 29 है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 30 है, पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय डैश का प्रतीक है? तो पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय रस शास्त्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है फ्रेंड्स? तो रस शास्त्र का प्रतीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किए थे वो किए थे हमारे बाउमगार्टन। ठीक है, विभाव कितने माने गए हैं? विभाव जो माने गए हैं ये माने गए हैं आपको 2। कितने? तो 2 माने गए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले, तो मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? तो मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव कहलाते हैं संचारी भाव। 34 है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव का अन्य नाम क्या है? तो व्यभिचारी भाव है। ठीक है, संचारी भाव कितने माने गए हैं? संचारी भाव माने गए हैं आपको कितने? तो इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो कितने संचारी भाव माने गए हैं टोटल अगर आपको पूछ ले तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 ऑप्शन में नहीं है तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। 36 है हमारा, भट्ट लोलट के रस संबंधित दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्पत्तिवाद हो जाएगा, उपत्तिवाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर, रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की? तो रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे हमारे शंकुक। ठीक है, शंकुक। 38 है, निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव कौन नहीं है? तो भय संचारी भाव नहीं है। 39 है, पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पीड़ा को रखा गया है संचारी भाव की श्रेणी में। ठीक है, 40 है, प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? तो प्राचीन प्रबंध गायन जो है, प्राचीन प्रबंध गायन ये हो जाता है निबद्ध गान का प्रकार।
41 है सारंगदेव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो सारंगदेव वर्णन किए हैं 75 प्रकार के प्रबंधों का वर्णन। ठीक है। सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्णन जो है ये किए हैं 3 वर्गों में। 43 है मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? तो मतंग माने किसके अंतर्गत? देसी प्रबंध के अंतर्गत। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो मतंग ने आपको 69 प्रबंध माने हैं। 45 है सालग सूर नामक प्रबंध किसका भेद है? तो ये भेद हो जाता है सूल प्रबंध का। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देख ले हम लोग। तो इसमें पूछा है प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं? तो प्राचीन प्रबंध के अंग हो जाते हैं 6 अंग। प्राचीन प्रबंध की कितनी धातुएं थी? तो धातुएं हो जाती है 4। 48 है निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है? तो प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आने वाला इसमें जाता है आभोक्तेनक और पाठ प्राचीन प्रबंध के अंग में आता है। ठीक है। 49 है प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करने वाला कहलाता है विरुद्ध। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन कहलाता है पद। 51 है हमारा जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम लोग राग कबंध। ठीक है। राग कदम्ब। नेक्स्ट है हमारा रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? तो रागमाला को दक्षिण संगीत में कहा जाता है राग मालिका। केवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो केवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में जाना जाता है आपको त्रिवट के नाम से। विदेशी में वर्णित चोझा गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना गया है? विदेशी में वर्णित चोझा गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ध्रुपद हो जाएगा। 55 है सारंगदेव की शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ? तो शुद्धा नामक गीति गायन शैली से जन्म हुआ है आपको ध्रुपद का। अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? तो अचल पदों वाली गायकी को जाना जाता है ध्रुपद के नाम से। 57 है हमारा उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ ताल वाद्य का प्रयोग जो किया जाता है वो होता है आपको पखावज। ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ध्रुपद गायकी में किसका होता है फ्रेंड्स? तो होता है गमक का प्रयोग। 59 है प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कलावंत। नेक्स्ट है हमारा ध्रुपद का आविष्कार किसे माना जाता है आविष्कारक ध्रुपद का? तो ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता है मानसिक तोमर को। ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? तो ध्रुपद के 4 अवयव माने गए हैं। 62 है निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? तो ध्रुपद के साथ जो है ये आपको तीव्र ताल अधिक बजाई जाती है। ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं फ्रेंड्स? ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं। खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो खंडार वाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं राजा समोखन सिंह। ध्रुपद की गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? तो ये तानसेन से मानी जाती है। श्रीचंद की वाणी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो श्रीचंद की जो वाणी है उसका नाम है नौहार वाणी। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना गया है? तो आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय के आपको भिन्ना गीति से उत्पन्न माना गया है। धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? 68 नंबर क्वेश्चन है धमार गायकी के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? तो ये धमार ताल ही होती है। धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है? तो धमार गीतों में मुख्य रूप से जो वर्णन होता है वो होता है ब्रज की होली का।
70 है, धमार गायकी के साथ बजने वाले ताल कितनी मात्रा की होती है? तो ये होती है 14 मात्रा की ताल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गौरी गीति आज की किस गायन शैली से मिलती है? तो गौरी गीति जो है ये मिलती है हमारे ठुमरी से, ठुमरी गायन से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर। इसमें पूछा गया है गौरी गीति को ठुमरी नाम कहाँ प्रदान हुआ? तो गौरी गीति को ठुमरी नाम जो है मुगल काल में प्रदान हुआ था। ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजाई जाती है? तो ठुमरी के साथ बजाई जाने वाली ताल है चाचर और दीपचंदी ताल। 74 है, ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ताल वाद्य पूछ लिया है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा क्या? तबला। 75 है, निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है? तो ये होता है आपको ठुमरी का। नेक्स्ट है 76, ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपको बनारस। ठुमरी की जयपुर शैली डैश में प्रधान है। ठुमरी की जयपुर शैली कहाँ में प्रधान है, किस अंग में? तो ये हो जाता है आपको कथक अंग में प्रधान है। 78 है, बेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? बेसरा गीति से कौन सी आधुनिक गायकी प्रचलित हुई है? तो ये हुई है टप्पा। टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? तो ये गाई जाती है टप्पा ताल में। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? वीडियो अच्छा लगा एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। टप्पा गायकी के साथ बजने वाला ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ये होती है आपको कितनी मात्राएं? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर 16 मात्रा। ठीक है, टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में 16 मात्रा होती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और प्लेलिस्ट अभी लगा दिया जाएगा इस वीडियो में, तो लास्ट में आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अपना वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।